नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो मेजर साहब का वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स का। सीआईए एजेंट आसिफ रहमान अरेस्टेड फॉर लीकिंग इजराइल अटैक प्लान। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये खबर बहुत जोर शोर से पूरी दुनिया में फैल गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, पाकिस्तान का अखबार, सॉरी पाकिस्तान का ही नाम आता है, अमेरिका का अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है। तो उसकी ये खबर है जो चिपकाई है मैंने। तो इसका पूरा नाम है आसिफ विलियम रहमान। अब नाम से तो मुझे लग रहा है कि पहले मुसलमान रहा होगा, फिर इसने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया होगा, ये क्रिश्चियन बन गया होगा, फिर ये सीआईए में आया, सीआईए का एजेंट बना और इसको कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया है, कंबोडिया से। और इसने किया क्या? इसने किया ये कि जो इजराइल का अटैक प्लान था वो पूरा का पूरा इसने लीक कर दिया ईरान को। अब ईरान को ही लीक किया होगा और किसको करेगा, क्योंकि ईरान पर ही करने वाला था इजराइल अटैक। तो आसिफ रहमान, अब विलियम हटा दीजिए, आसिफ रहमान ने कांड कर दिया। अब आप समझ जाइए। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन हो, हालांकि अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इसमें इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन नजर नहीं आया है। अब पता नहीं ये पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी मूल के था, इसके माँ बाप पाकिस्तानी रहे होंगे, आई डोंट नो। हो सकता है कहीं बांग्लादेशी भी हो, या हो सकता है इंडिया का ही कोई हो, इसके फोर फादर्स गए हो, आई डोंट नो। बट मुझे लग रहा है कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर निकलेगा आगे ना आगे चल के। तो चलिए देखते हैं कि मेजर साहब क्या डिटेल दे रहे हैं इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आसिफ रहमान एक सीआईए का एजेंट। कहानी सुनिएगा। आसिफ रहमान सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका का फॉरेन इंटेलिजेंस विभाग है, उसका एक एजेंट। अमेरिका और इजराइल के बीच में जो खुफिया बातचीत है, जो खुफिया वॉर के प्लान्स हैं इजराइल के, जिसको अमेरिका को भी पता है क्योंकि अमेरिका सब पे नजर रखता है, देयर इज इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका। इसको भरोसे से जॉब दिया गया। एक बड़ी, जिसको कहते हैं सेंसिटिव पोजीशन आसिफ रहमान की थी। आसिफ रहमान की इतनी सेंसिटिव पोजीशन थी सीआईए में कि उसने He had access to all the information of the CIA, खास तौर से जो ये अमेरिका और इजराइल के बीच में गठजोड़ है इंटेलिजेंस का, और कौन सी प्लानिंग कर रहा है, कौन से हथियार के साथ इजराइल जो है वो ईरान को अटैक करने वाला है। इजराइल के प्लान्स क्या हैं, मंसूबे क्या हैं इजराइल के, सारा का सारा आसिफ रहमान ने लिया और इसको आउट कर दिया। जब पता लगा कि भैया पोल खुल गई तो ये भागा। कंबोडिया में इसको एफबीआई ने कैप्चर कर लिया। दे अरेस्टेड हिम, दे कैप्चर्ड हिम इन कंबोडिया, और गुआम में इसकी पहली हियरिंग है जज के सामने। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि देखना पड़ेगा, सीआईए को यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, ये कमला हैरिस और उसके पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने क्या करा है ना कि दे हैव कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज। आसिफ रहमान को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये सीआईए का मामला है, ये गौरव आर्य का मामला नहीं है। लेकिन आज मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में भी, भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस का गठजोड़ है। भारत और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। वी आर पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर यूएस में ऐसे आसिफ रहमान जैसे लोग हैं जो ईरान को या किसी दुश्मन देश को, जिसको अमेरिका या इजराइल दुश्मन समझता है, उनको ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, कहीं और लीक कर सकता है इंफॉर्मेशन, तो ऐसे 50 और आसिफ रहमान बैठे होंगे सीआईए के अंदर जो कि पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। तब आप क्या करेंगे? आई थिंक वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू हायरिंग। ये बहुत खतरनाक चीज है, और इसका जो रिपल इफेक्ट है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में, खासतौर से मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहां पे बहुत अजीब सा पड़ा है। अमेरिका से लीक हुई है, CIA से लीक हुई है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द CIA इज लीकिंग लाइक अ सीफ। ये पहली बार नहीं है। CIA में लीकेज बहुत हो चुका है पहले भी, लेकिन इस लड़ाई में ये पहला बड़ा लीकेज हुआ है CIA से, इंटेलिजेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस शख्स को टॉप लेवल की, टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थी। अभी तो यह पता लगा है कि इसने कुछ प्लान्स बाहर करे हैं। इसने और क्या क्या करा है ये भी अमेरिका इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कब से कर रहा है, कौन इसके संगी साथी हैं, ये ईरानियन रेजिम में किस किस के साथ मिला है, इसने एग्जैक्टली किया क्या है। द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्सन नीड्स टू कम आउट।
अब वो मीडिया में आ गया तो फिर मीडिया में आएगा, जैसे आप जानते हैं अमेरिका में होता है, फिर ही आएगा मीडिया में। यहां पे एंटनी ब्लिंकन, अब दोस्तों अमेरिका के फिलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप एजेंट्स का रोग हो जाना ये भी कोई नई बात नहीं, लेकिन रिलीजन के बेस्ड पे रोग हो जाना ये खतरनाक है, क्योंकि आपका एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रिलीजन के लिए बना रहे। और आप सोचिए कि आप CIA में हैं, आप ईरान को ये चीज़ें लीक कर रहे हैं कि आप पर हमला होने वाला है। इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। और कहते हैं कि हमारे में तो ऐसा है कि जिस देश में रहो उस देश का कानून मानो और ये करो वो करो। ये सब देखिए, कहने के लिए बातें अलग होती हैं, अंदर जहन में चीज़ें अलग होती हैं, फिर वो बातें याद नहीं आती। फिर वो चीज़ें चूँकि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, जुल्म हो रहा है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं इसको लीक कर दूँ। मतलब एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि रिलीजन के बेस पर ये चीज़ें कितनी गहराई में जुड़ी हुई। और मुझे लगता है कि CIA को सोचना पड़ेगा कि भैया आसिफ रहमान टाइप के लोगों को रखना है कि नहीं रखना है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी है और जो बाइडेन ने भी इसको अप्रूव करा है। बात यह है कि ट्रंप इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। ट्रंप ने अभी बागडोर संभाली नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट्स ट्रंप, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, जो ट्रंप अभी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ना कि ये बनेगा, वो बनेगा, जनवरी में बनेगा। आज की तारीख में सत्ता किसके पास है? जो बाइडेन के पास है आज की तारीख में। और दोस्तों, क्योंकि सत्ता जो बाइडेन के पास है, जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन ने यह फैसला करा है कि जितने भी फंड्स हम दे सकें यूक्रेन को, हम यूक्रेन को वो फंड्स देंगे कि कम से कम 1 साल और यूक्रेन लड़ ले। इसके पीछे मानसिकता क्या है? इसके पीछे सोच क्या है? दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट हैज लेट डाउन अमेरिका। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बोला कि हम जेलेंस्की को इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि चाहे ट्रंप दोबारा आ जाए पावर में, सेकंड टाइम आ रहा है ना ट्रंप दोबारा आ जाए और सब कुछ रोक दे, डे 1 बोले कि जेलेंस्की को $1 नहीं मिलेगा, $1 नहीं मिलेगा, तब भी जेलेंस्की के पास इतना पैसा हो कि जेलेंस्की साल भर से ज्यादा लड़ सके। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? हम बैठे नवंबर पे। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि 2 महीने बाकी हैं, अभी हम नवंबर पे बैठे हैं, दिसंबर, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेगा। और हम कहते हैं कि कोई खास दिन में उसने सत्ता संभाली और उसने पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा कि यूक्रेन को सारा पैसा बंद कर दिया उसने, डन, सारा पैसा बंद। लेकिन ये 2 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये इतना पैसा डाल देंगे यूक्रेन में, इतना लबालब पैसे, हथियार, भेजो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ये करना। इसका मतलब दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। अभी तक क्या जो बाइडेन ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2.5 साल हो गए लड़ाई को शुरू हुए, जिसको मैंने खुद सोचा था कि हफ्ते भर में खत्म हो जाए। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि लड़ाई होगी नहीं, फिर जब लड़ाई शुरू हो गई मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी। ये 2.5 साल हो गए यार। क्या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या इवन एंटनी ब्लिंकन या इवन कमाला हैरिस, कोई भी हो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इन्होंने एक बार जाके ये बोला है कि साहब ये हमारा प्लान है जिससे पीस हो जाएगा, जिससे अमन हो जाएगा? क्या इन्होंने बोला है कि पुतिन तुम इधर बैठो यार, जेलेंस्की तुम इधर बैठो, चलो अमन शांति की बात करते हैं, खत्म करो, लेन देन करके आउट करो, लोग मर रहे हैं यार हजारों की तादाद में, लेट्स स्टॉप द वॉर? क्या इन्होंने बोला? इन्होंने नहीं बोला। ट्रंप ने सत्ता नहीं संभाली, सत्ता संभालने से पहले ही उसने बात कर ली दोनों से, बोला कि यार सुनो, ये खत्म करो तुम, ये जो तुम्हारा चल रहा है मैटर, चाहे उसका प्लान गलत हो सही हो, वो बाद की बात है। जब भी आप डील करते हैं लेन देन होती है, राइट? दोनों जीतते हैं और दोनों हारते हैं, ये हर एक डील में होता है। आपको कुछ देना पड़ता है, वो कुछ लेगा, कुछ यू हैव टू फाइंड मिडिल ग्राउंड। ट्रंप ने कोशिश तो करी, कम से कम मोदी जी ने भी यही कोशिश करी थी, और ये बहुत पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये दोनों ही करेंगे। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको मेरे पुराने वीडियो में इनफैक्ट मैं काम करता हूं, मैं इसकी एक क्लिप चला देता हूं यहां पे, आप देखिएगा मैंने क्या बोला। तो दोस्तों, बात यह हुई है कि NSA अजीत डोवाल साहब पहुंच गए मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन से। ये देखिए एक छोटा सा वीडियो। क्या किसी देश ने पुख्ता प्लान प्रेजेंट करा है?
क्या किसी भी देश ने या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने एक लिखित फॉर्म में कोई ऐसा प्लान प्रेजेंट करा है कि साहब ये प्लान है, इससे सुलह हो सकती है, इससे अमन आ सकता है, इससे शांति हो सकती है? ये मुझे लगता है पहला प्लान है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो इसके पहले प्लान बताए गए हैं वो एक तरफा बताए गए हैं कि स्विट्जरलैंड में हम मीटिंग कर लेते हैं, वहां पे 100-150 देशों को बुला लेंगे, रूस को हम गाली दे देंगे, सब लोग रूस को कंडेम करेंगे, सब लोग बोलेंगे जेलेंस्की तुम बहुत बड़े हीरो हो, और कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे तो शांति नहीं आती यार। शांति तब आती है जब दोनों लोग एक टेबल पर बैठते हैं, और ये काम भारत कर रहा है, और ये काम भारत की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं। आप समझ गए दोस्तों मैंने किस तारीख को क्या बोला था? ये जब ट्रंप आएगा तो मोदी जी ने अपना प्लान दे दिया। आपको पता है डोवाल साहब गए थे, यू आर अवेयर, डोवाल साहब गए थे रशिया, और उन्होंने पुतिन को पर्सनली मोदी जी का प्लान हैंड ओवर कर दिया। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान दे दिया, और दोनों प्लान्स को पुतिन ने वेलकम करा। पुतिन कहता है कि हम दोनों प्लान को वेलकम करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी वॉन्ट पीस, हमें अमन शांति चाहिए। आप हमें मजबूर करेंगे तो हम हमला करेंगे, आप हमें मजबूर मत करिए। तो ट्रंप ने एक प्लान दे दिया। क्या जो बाइडेन ने कोई प्लान दिया 2.5 साल में? नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। जो बाइडेन के जितने भी दोस्त बैठे हैं अरबपति, जो बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको फंड करते रहो इंडेफिनेटली फंड करो। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट वाले 3,000%, 3,000% इनके स्टॉक्स के प्राइस ऊपर चले गए दोस्तों। ही डज नॉट वॉन्ट एन एंड टू वॉर, और अभी ये कह रहा है कि नहीं, मेरे दोस्तों को 1 साल और फायदा कराऊंगा, दो ठोको पैसे। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत अहम मुद्दे पे कि ट्रंप ने अपनी कैबिनेट किस प्रकार की बनाई है। कुछ लोग हैं उसमें ट्रंप की कैबिनेट में, ये कौन कौन लोग हैं और इनसे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ 3-4 एक नाम हम आज डिस्कस करेंगे। मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट घोषित कर दिया ट्रंप ने, यानी कि जब ट्रंप शपथ लेंगे उसके बाद मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेरी पावरफुल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आप लगा लीजिए इंडिया के पैरेलल में, आप मान लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया में है तो मार्को रूबियो से। अच्छा, मार्को रूबियो क्यों भारत के लिए अच्छा है? मार्को रूबियो दोस्तों भारत के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मार्को रूबियो बिल्कुल चीन के खिलाफ है। वो कहता है कि चीन चाहता है दुनिया को रीओरिएंट करना, चीन वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें चीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह मार्को रूबियो की सोच है दोस्तों। जो मार्को रूबियो है वो मानता है कि चाइना इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को अगर हम आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करें, यानी कि या तो चीन रहेगा या हम रहेंगे। ये इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, और ट्रंप भी यही बिलीव करता है कि ठोको चाइना को, इनके टैरिफ इतने बढ़ा दो कि एक्सपोर्ट। देखिए, मैं कई बार अपने शोज में ये बोल चुका हूं कि चीन जो है वो भस्मासुर है, कई बार बोल चुका हूं मैं, ये भस्मासुर। अभी टैरिफ वाली बात आई है ना, आई थिंक कहीं पे टैरिफ के बारे में पढ़ रहा था, तो शायद ट्रंप ने ये कहा है, अमेरिका में चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ पे नुकसान हो रहा है, जो वहाँ के अमेरिकन जो दूसरी कंपनीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट उसमें मुझे लगता है टेस्ला भी है। तो ट्रंप ने कहा है कि सबसे पहले तो इन्हीं का टैरिफ बढ़ाओ, ये इस गंद को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ईवीज पर वो शायद भयंकर टैरिफ लगाने वाले हैं, और आने वाले टाइम पे और भी चीज़ों पर टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि चाइनीज प्रेजेंस वहाँ पर अब धीरे धीरे मार्केट में और कम होगी ट्रंप के आने से। ये भस्मासुर है, जिसने इसको बनाया उसके सर पे हाथ रख के उसी को भस्म करेगा चीन, और करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप इसकी असली काट है, तो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लगाया है ना, अभी ये लगाने वाला है, वो वही बंदा है जो चाइना को बिल्कुल सही आंकता है, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दोस्तों, माइक वॉल्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, माइक वॉल्ट्स खुद एक हार्डलाइनर है, एक राइट विंगर है, और माइक वॉल्ट्स ऑल्सो कंसिडर्स चाइना टू बी एडवर्सरी नंबर 1। यहां पे मैं एनिमी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज द वर्ड एनिमी, बट ही डज कंसिडर चाइना एडवर्सरी नंबर 1। माइक हकबी यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, हार्ड कोर प्रो इजराइल बंदा है। आप इसके कमेंट्स देखिए, आप इसके पहले ट्वीट्स देखिए, पब्लिक अपीयरेंसेस देखिए। ही इज अ सपोर्टर ऑफ इजराइल, और ट्रंप ने यही बोला था हकबी को लगाने के वक्त, व्हेन ही अनाउंस्ड हिज नेम, ही सेड ही इज अ फ्रेंड ऑफ इजराइल।
इसराइल का दोस्त है ये, जो इसराइल को जाके वहां पे सपोर्ट करेगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जॉन रैटक्लिफ है CIA चीफ, एली स्टेफानिक है US एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, और पीट हेग्सेथ, ये आर्मी वेटरन है। पीट हेग्सेथ ये फॉक्स न्यूज में ये एक टेलीविजन एंकर थे, ये आर्मी में रह चुके हैं, टेलीविजन में थे, और ये बनेंगे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका की ये बनेंगे। और ये जितने भी हैं लोग जिनको ट्रंप ने लगा, उनका दे हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात, इन सबको एक चीज पता है कि जब तक अमेरिका चाइना को नहीं निपटाएगा, अमेरिका कैन नॉट बी ग्रेट अगेन। दोस्तों ये था छोटा सा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों बात समझ में तो आ गई। एक बात कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में, जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें इस बात की अब बहस छिड़ गई होगी कि मुसलमानों को, चाहे वो भले कन्वर्ट हो जाएं, क्या उन्हें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अब देखिए ये चीजें किस किस लेवल पर चली जाती हैं, आप इसके परिणाम नहीं समझ रहे हैं। ये बात सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं है, ये बात हर उस ऑर्गेनाइजेशन की है जहाँ पे ऐसे सीक्रेट्स हों या ऐसी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे लोग परहेज करेंगे मुसलमानों को रखने से। एक जो इसने कदम उठाया, ये जो लीक किया, वो चाहे जिस वजह से भी किया हो, पैसे के लिए किया हो या रिलीजियस कनेक्शन देख के किया हो, व्हाटएवर जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर की खबर नहीं पता कि क्यों किया इसने। हो सकता हो बहुत पैसे मिल गए, हो सकता हो उसकी फैमिली पर कोई क्राइसिस आ गई हो जिसकी मजबूरी में उसको करना पड़ा हो, या हो सकता है कि रिलीजियस बैकग्राउंड ऐसा रहा है तो वो उसको करके उसने कर लिया। लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। मुसलमानों को अब नौकरियों पर रखने में दिक्कत होगी। ऑलरेडी रखने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत शुरू हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज में। मुसलमानों को अब नौकरी मिलनी बंद होगी, और इसमें वो मुसलमान बेचारे मारे जाएंगे या उन मुसलमानों को परेशानी होगी जो वाकई मुसलमान अच्छे हैं, जो जिनका आतंकवाद से कोई नाता नहीं है या ये सर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करते। वो अपनी फैमिली चलाना चाहते हैं, ठीक से रहना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हालांकि ऐसे मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अब वो पिसेंगे। अब उनको मुश्किलें आएंगी, वीज़ा मिलना, नौकरी मिलना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोई सपना उनका पूरा नहीं होने वाला। जो अच्छे मुसलमान हैं बेचारे, जिन्हें मैं कहूँ कि सेकुलर मुसलमान, वैसे तो मुसलमान सेकुलर नहीं होते, बट फिर भी मैं एक टर्म दे रहा हूँ कि थोड़े से लिबरल कह लीजिए, लिबरल मुसलमान, अब उनको प्रॉब्लम, वो बेचारे और परेशान हैं। वो तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी में भी उनको परेशानी झेलनी होती है कि तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे जी, तो तुम ये नहीं कर रहे जी, तो तुम वो नहीं कर रहे जी, तो तुम पैसे दो, तो ये दो वो दो। इनसे बेचारे जूझते हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें वो जूझते हैं। लेकिन इन सब से जूझने के बावजूद उनको लगता है कि नहीं यार, अपने बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, साथ रहना सिखाएंगे। वैसे लोगों के लिए अब दिक्कत बढ़ गई। तो जिस देश में वो रहते हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, और जिस देश में जाने की सोच रहे हैं वहाँ पर ये रेडिकलाइज मुसलमानों ने अपॉर्चुनिटीज़ बंद करवा दी। तो घुट घुट के मरने के अलावा आप लोगों के पास और कोई चारा नहीं। हाँ, चारा ये है कि आप लोग खुलकर सामने आइए और रेडिकलाइज्ड माइंड को ख़त्म करिए। आप लोग पुरजोर विरोध करिए रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक टेररिज्म का। लेकिन वहाँ पर आप लोग चुप हो जाते हैं। तो अगर चुप हो जाएंगे तो फिर तो झेलना पड़ेगा। दूसरी बात आते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से इंडियंस या प्रो इंडियंस, एक हो गए इंडियंस, एक हो गए प्रो इंडियंस, ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। अभी पाकिस्तानी इतने बौखलाए हुए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल आने वाली है। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर
आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,